जय हिंद स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हो और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस को लेकर के परेशान हो रहे हो कि भाई इसमें पास कैसे हुआ जाए, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो आज हम आपको पूरी किताब के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हम बताने वाले हैं, जिसको पढ़ करके आप जो आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पिछले साल का एग्जाम पेपर देखा हो तो 20 नंबर का आप लोग का बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 20 नंबर अगर आज आपको पक्का करना है, आप लोग चाहते हो कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए, तो भाई आज की इस प्यारी सी वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इस पर हमने एनालिसिस करी है। लगभग 2 से 3 दिन हमने एनालिसिस करके मतलब ऐसे क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि आप लोग सिर्फ वो चीज़ पढ़ पाओ जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो जो 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम 12 से 13 इसी में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग को आंसर सहित बताते चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो जो राष्ट्रवाद था उसका प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड। तो भाई फ्रांस ने इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, मतलब राष्ट्रवाद का। तो एक टेस्ट की तरह आप लोग अगर इसको करोगे तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग बोर नहीं होगे। तो एक काम कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और आप लोग के सामने टास्क ये है कि 25 क्वेश्चनों को हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल आप लोग के नंबर होंगे 25। तो आपको हमसे पहले आंसर सोच के मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर अपने नंबर जोड़ते चलना ईमानदारी से, और वीडियो के लास्ट में जितने भी नंबर पाए होंगे 25 में से कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हम 25 में से इतने नंबर पाए हैं। तो इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप लोग की इस समय कितनी तैयारी हो गई है, या फिर आपके जो साथी हैं, जो सहपाठी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी इस समय तैयारी कितनी हो गई है। तो एक अंदाज़ा आपको मिल पाएगा कि हमको अभी कितना पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल क्वेश्चन है 25। कितने नंबर हुए? 25। तो आपको अपने मन में आंसर इसका समझना है। अगर आंसर सही होता है तो आपको उसको अपने नंबर में काउंट करके वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि सर हम इतने नंबर पाए 25 में से। ठीक, क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 में, 1790 में, 1789 में या फिर 1787 में? तो चलिए आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं सोचने का। तो देखो, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राइट, 1789 में इसकी क्रांति हुई थी फ्रांस की। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आंदोलन दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड, तो ऐसे याद रखना कि 1920 में, 1922 में, 1921 में, 1925 में। तो चौरी चौरा, देखो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर नंबर भी एक जैसा है, देखो 22, 2 2, तो इस पर टिक कर दो। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप ट्रिक बना के याद करते हो ना तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी कोई भी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? किसने लिखी है हिंद स्वराज? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो भाई देखो, हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके यहाँ पर महात्मा गांधी। ठीक, क्योंकि इनका भैया बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोग को आज़ादी दिलाने में, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है हिस्ट्री की। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं अपना 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसका था? किसने नारा दिया था करो या मरो का? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या महात्मा गांधी? तो इसका भी राइट आंसर भैया महात्मा गांधी ही लगा लो। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, आपको सबको अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, इनकी जीवनी वगैरह तो पता होगा, लेकिन ये वापस कब लौट के आए वहाँ से? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1915 में ये वापस आए थे। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह? तो चलिए राइट आंसर बता देते हैं इसका हम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है भैया 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये बहुत फेमस है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस पर आप लोग टिक कर दोगे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन,
महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1929 में, 1924 में या 1934 में? तो जो महामंदी आई थी सर्वप्रथम वो आपकी आई थी 1929 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है प्रथम उसके बाद में। क्लियर है? चलिए 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन यानी यूएसए अमेरिका में, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो भाई संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1942 में, 1920 में या 1947 में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 1945 में, जब अंग्रेज बिल्कुल भागने ही वाले थे भारत देश से तब। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914, 1919, 1939, 1942? तो 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और बहुत ही भयंकर हुआ था। आपको इसका अगर इतिहास पढ़ोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट है भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक, सौर ऊर्जा से निर्मित, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं? देखो भूमि कौन सा संसाधन है? भूमि मतलब धरती यानी पृथ्वी। तो ये प्राकृतिक है कि सौर ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा मतलब क्या इंसानों ने बनाई है? मानव निर्मित हो ही नहीं सकती क्योंकि इंसान खुद उस पर रहता है। या इनमें से कोई नहीं? तो भाई प्राकृतिक। ठीक, प्राकृतिक की देन है धरती जिस पर हम पैर रख के इस समय बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मतलब मिट्टी कौन सा भाग नहीं है? काली मिट्टी होती है, लेटेराइट भी मिट्टी होती है, पीली भी एक तरह से मिट्टी होती है, सीमेंट भाई अलग चीज़ हो गई, इसलिए आप लोग को यहाँ पर टिक कर देना है कि सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या बिहार? तो काली मिट्टी भाई पाई जाती है गुजरात में सबसे ज़्यादा। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? पवन, जल, हिमनद या पशुचारण? जो मृदा अपरदन होता है पर्वतों पर भाई वो होता है जल के कारण, क्योंकि जल की वजह से ही मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? पशुचारण यानी जो पशु चर जाते हैं। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई की वजह से वहाँ पर भूमि क्या होती है? निम्नीकरण हो जाती है। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल या वन? नवीकरण योग्य मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि हमको जो दोबारा हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा चाय की खेती करी जाती है। हालांकि पर्वतीय मिट्टी भी होती है, लेकिन यहाँ पर लेटेराइट और पर्वतीय तुलना के अगर हम करें, इन दोनों के कंपैरिजन करें तो लेटेराइट मिट्टी बेस्ट होती है। तो अगर यहाँ पर ये लेटेराइट का एग्जाम्पल ना दिया होता, हमको केवल 3 एग्जाम्पल दिए होते, तो हम पर्वतीय मिट्टी पर टिक करते। क्लियर है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती अगर हम बात करें तो भाई सीढ़ीदार खेती इस तरह से होती है। देखो जैसे आपका ये खेत है इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा ये खेत हुआ चौकोर, इसमें आपने पहले ऐसे मिट्टी की मेड़ बनाई, उसके बाद इस तरह से मिट्टी की मेड़ बना दी, मतलब जिससे पानी रुका रहे, तो ये सीढ़ीदार हो गया। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऐसी खेती करी जाती है? तो वो उत्तराखंड में, क्योंकि बारिश यहाँ ज़्यादा होती है, पर्वतीय इलाका है, इसलिए सीढ़ी बनाई जाती है ताकि पानी रुके। ठीक, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? मतलब पर्सनल संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है? बागान जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के होते हैं। चारागाह वो भी किसी एक व्यक्ति का होता है। खनिज संसाधन पे किसी का अधिकार नहीं होता। भूमि भी देखो किसी एक की होती है, जैसे आपने अपना ज़मीन खरीदी, मकान बनवा लिया, तो वो आपकी व्यक्तिगत हुई। तो व्यक्तिगत संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है? खनिज संसाधन। ये निकलेगा तो ये भाई सरकार के खजाने में चला जाएगा। जैसे आपके यहाँ खुदाई हुई, हीरे जवाहरात निकले, तो वो अगर सरकार को पता चलेगा तो वो सरकार का उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके बना सकते हैं। लोहा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या पशुधन? तो लोहे को हम पिघला के एक बार ऐसा यूज़ कर लिया हमने, लेकिन उसका फिर जो हमारे काम का नहीं रहा, तो उसको हम दोबारा से पिघला के अपने काम का बना सकते हैं। जैसे आपकी साइकिल पुरानी हो गई, आप बेची है, कबाड़ी ले जाएगा, उसको फैक्ट्री में दे देगा, तो उसको लोहे को पूरा पिघला दिया जाएगा और उससे नई साइकिल बन जाएगी। ठीक है, या फिर साइकिल या कोई भी लोहे की चीज़, तो उसका रिसाइकिल कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या बॉक्साइड? संभावी संसाधन यानी आने वाले समय में कौन सा संसाधन हो सकता है? तो पवन ऊर्जा। क्लियर है? कोयला तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ कर ही रहे हैं, पेट्रोल से गाड़ी वगैरह चलती है, बॉक्साइड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 25 और लास्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे?
मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन यानी कि जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे, आपने देखा होगा खूब ज़्यादा ऊंचे पेड़ हो जाते हैं घने, तो वो आपस में चिपकने लगते हैं। एक तरह से याद करने का तरीका है, ठीक है। तो वन संरक्षण याद कर लेना। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे, ईमानदारी से भाई अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके जाना कि आप कितने नंबर इसमें पाए हुए हो अपने मन में, और ईमानदारी से करना है, क्योंकि यहाँ पर भाई ना पेरेंट्स देख रहे हैं, ना आपके कोई बड़े भाई बहन देख रहे हैं जो आपको डांट पड़े। तो ईमानदारी से लिख देना ताकि आपको पता चल पाए। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो हम आप लोग को हर सब्जेक्ट के लिए करके आएँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब ऐसी वीडियो आपको एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।